हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सभी लोग आ जाइए। और इस चैनल पे जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइजेस होती हैं, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज होते हैं, उनका डिस्कशन कर रहे हैं। और कुछ एक चैप्टर्स का आपका करा भी दिया गया है। तो उसी क्रम में मैं आज हाजिर हूँ आपके सामने। और आज हम जिस चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके टर्म 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हमारा जो डिस्कशन होगा दैट विल बी अबाउट द अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी के थ्रू ही देने की कोशिश करूं। ठीक है, एनसीईआरटी के थ्रू मैंने पैरेलली एनसीईआरटी भी खोल के रखूंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि कहां से सवाल आया हुआ है और इसका आंसर एग्जैक्टली एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स अबाउट द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। शुरू करने से पहले एक और चीज, जो बच्चे अभी नीट एस्पिरेंट हैं, नीट 2022 देने वाले हैं, उनके लिए हमारे प्लस पे एक कोर्स स्टार्ट हो गया है, दैट इज उम्मीद क्रैश कोर्स। और ये 25 अप्रैल से ही स्टार्ट है। इसमें सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराया जा रहा है, क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। तो प्लीज़ इनको ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा प्लस पे आप अपने फैकल्टीज से डायरेक्टली डाउट पूछने का मौका भी पाते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट अनसॉल्व्ड नहीं जाएगा, वहाँ से आपके एक एक डाउट का रिजोल्यूशन किया जाएगा। और इसका जो फीस है वो केवल और केवल 239 रुपीज़ है। कितने हैं? 239 रुपीज़ में आपको मंथ का पूरे मिल रहा है। ठीक है, फॉर 1 मंथ आपको 239 रुपीज़ में मिल रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्लस पे जाके सब्सक्राइब करना है और ये कोड ANAND यूज़ करना है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ ताकि आप भूलिए नहीं। आनंद कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, ANAND, ये कोड आपको यूज़ करना है। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो प्लीज़ जाइए और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो t.me/anandmani001 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशंस, कौन सी क्लास कहाँ होने वाली है, ठीक है, PDF हर एक क्लास का आपको यहाँ पर मिलता है। सो प्लीज़ जल्दी जाइए और ये दोनों काम को कर लीजिए ताकि आपका फायदा हो। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक एक प्रॉब्लम को आराम से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यह आपको सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जब आप खोलिएगा, ठीक है, तो यहाँ देखिए एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, आपको लोकेशन मैंने बता दी कि एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। सी, अब इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है, देखिए। अगर हम जॉर्प्शन टर्म की बात करें, जॉर्प्शन, ठीक है, तो जॉर्प्शन का मतलब हुआ एक्युमुलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ? एक्युमुलेशन। अब अगर यही एक्युमुलेशन, देखिए, अब मैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की बात कर लेता हूं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों की अगर मैं बात करता हुआ चलूं तो एड्सॉर्प्शन कब होगा? अगर एक्युमुलेशन सरफेस पे है, सरफेस एक्युमुलेशन अगर हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, तुम चौक ले लो, ठीक है, और चौक को इंक के अंदर ऐसे डुबो के बाहर निकालो, ठीक है, और चौक को तोड़ो, तो तुम ये देखोगे कि चौक का जो ऊपर का सरफेस है वो नीला हो गया, मतलब जो भी कलर था, जो भी जिस भी लिक्विड में डाला तुमने, जो कलर था उसका वो कलर हो गया, बट अंदर सफेद दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, जो इंक थी उसका एक्युमुलेशन मोर और लेस सरफेस पर ही हुआ केवल। सो ये जो सरफेस पे एक्युमुलेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन है, बट केवल सरफेस पे हो रहा है, दैट इज नोन एज एडसॉर्प्शन। और अगर यही एक्युमुलेशन बल्क में हो जाता है, ठीक है,
बल्क एक्यूमुलेशन अगर होता है, बल्क के अंदर होता है चीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। जैसे कि रुई ले लो और रुई को इंक में डाल के थोड़ी देर छोड़ दो, छोड़ने के बाद उसको निकालो, ठीक है। अब इतना नहीं कि इतना बड़ा रुई थोड़े से इंक में डालो, थोड़ा सा रुई लो और उसको इंक में डालो और निकालो, थोड़ी देर बाद निकालने के बाद उसको तोड़ो तो तुम देखोगे रुई पूरी की पूरी कैसी हो रखी है, नीली हो गई है। इसका मतलब वो जो स्याही थी वो एक्यूमुलेशन उसका अंदर तक हो चुका है। सो एक्यूमुलेशन अगर बल्क में भी हो रहा है, सरफेस पर भी हो रहा है, सरफेस पे होगा तभी बल्क में जाएगा, तो बल्क पे अगर हो रहा है, पूरे बॉडी के अंदर हो रहा है, तो दैट इज एब्जॉर्प्शन। और केवल अगर सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं, पहला चीज। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है, सरफेस एक्यूमुलेशन और बल्क एक्यूमुलेशन के बाद, कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये कैसा फिनोमिना है, सो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना और दिस इज अ बल्क फिनोमिना। तो ये क्वेश्चन छोटे में ही पूछा जाता है ना, 1-2 नंबर में ही पूछा जाता है, तो इसको इसी तरीके से लिख दीजिएगा, है ना। अब यहां एक आध सवाल बनता है आपका, कुछ बच्चे जो नहीं जानते ढंग से, एड्सॉर्प्शन में 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो ये एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट क्या होता है, ठीक है, जिस सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है वो एडजॉर्बेंट कहा जाता है, और जो चीज एक्यूमुलेट हो रही होती है उसको हम एडजॉर्बेट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आई होप सबको समझ आ गया होगा। और इसका एक आध और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे जो सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल की बॉल्स होती हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हो तो देखते हो कि एक छोटा सा पैकेट रहता है उसमें, है ना, और उस पैकेट को खोलो तो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें, तो वो रखा क्यों जाता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मॉइस्चर से खराब हो जाती है, ठीक है। और जो सिलिका जेल होता है ये मॉइस्चर का बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम सिलिका जेल रख देते हैं तो सिलिका जेल क्या करता है, आसपास में जितना भी मॉइस्चर है उसको अपने सरफेस पर क्या कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बच जाती है खराब होने से मॉइस्चर की वजह से, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। तो ये मैं समझाता हूं, इसकी तुमको लोकेशन पहले दिखा देता हूं एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी में अगर तुमको मैं दिखाऊं फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, तो ये देखो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस तुमको यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। टोटल 9 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। एक बार अब इसको समझा देता हूं तुम्हें कि फिजिसॉर्प्शन क्या होता है और केमिसॉर्प्शन क्या होता है। फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, देखो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। मैं समझाता चल रहा हूं, लिखने वाली चीज तो आपको मैंने दिखा दी, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे अलग मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। वही चीज समझा दे रहा हूं एक बार मैं। देखो फिजिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये सरफेस है, ठीक है। सपोज करो ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस है, इस सरफेस पर कोई पार्टिकल आके एड्सॉर्ब होना चाह रहा है, ठीक है। तो फिजिसॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, आखिर सरफेस पे आ रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा जो उसको सरफेस पर बुला रहा होगा, जिसकी वजह से वो सरफेस पर आ रहा है। तो सरफेस पर आने के बाद जो फोर्स काम कर रहा होता है वो फोर्स होता है वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, वॉन्डर वॉल फोर्स काम कर रहा होता है। और वॉन्डर वॉल फोर्स प्योर केमिकल, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हुआ वो, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इंटरेक्शन हुआ। और यहां केमिसॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट है वो एक दूसरे के साथ, जैसे यही सरफेस है, इस पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। केमिकल बॉन्ड बन गया तो ये इसका मतलब हुआ कि वो क्या हुआ, केमिसॉर्प्शन हुआ। तो यहां वॉन्डर वॉल फोर्स काम कर रहा होता है, यहां क्या काम कर रहा होता है, यहां केमिकल बॉन्ड होता है, ओके, पहला चीज। दूसरी चीज केमिसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन में जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर वॉन्डर वॉल फोर्स काम कर रहा है तो सपोज करो एक लेयर बना, वॉन्डर वॉल फोर्स दूसरा लेयर भी तो बन सकता है क्योंकि उसको बॉन्ड नहीं बनाना, उसको बस सरफेस पर आके थोड़ी देर रुकना है। तो फिजिसॉर्प्शन में मल्टी लेयर बन सकते हैं, कई लेयर बन सकते हैं, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्स है, आया डिस्पर्स हुआ, फिर उसके ऊपर आएगा वो भी डिस्पर्स होगा, उसके ऊपर भी आके डिस्पर्स हो सकता है, क्योंकि उन्हें कोई बॉन्ड नहीं बनाना है। बट केमिसॉर्प्शन में क्या है, केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है।
बॉन्ड फॉर्मेशन जब तक नहीं हुआ तब तक वो केमीज ऑप्शन नहीं कहा जाएगा। तो बॉन्ड एक ही बार बनेगा ना, जैसे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बन गया तो फिर अगला मॉलिक्यूल ऊपर के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्युपाई हो गया है। तो ये जो फिजिक्स ऑप्शन होता है ये मल्टी लेयर हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? मल्टी लेयर हो सकता है, जबकि ये क्या होता है, ये केवल और केवल मोनोलेयर नेचर का होता है। ठीक, तीसरी चीज फिजिक्स ऑप्शन की अगर हम बात करें, हम सीधा सीधा आपको यही दिखा देते हैं, ठीक है, हम समझा भी देंगे। ठीक है, देखो फिजिक्स ऑप्शन ये स्पेसिफिक नहीं होगा। फिजिक्स ऑप्शन नॉट स्पेसिफिक। नॉट स्पेसिफिक क्यों होगा? क्योंकि इसको किसी तरीके का बॉन्ड नहीं बनाना है, और वंडरवॉल फोर्स दो चीजों के बीच में काम कर देता है, कोई भी चीज हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है, बट यहां क्या करना है, यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होना है। तो ये क्या होगा, केमीज ऑप्शन हाईली स्पेसिफिक होगा नेचर में। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड केमीज ऑप्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब पता है, वो आके एड्सॉर्ब हुआ है फिजिक्स ऑप्शन में, अगर तो कोई बॉन्ड तो नहीं बनाया, उसको वापस से हटाया जा सकता है और उनको ओरिजिनल कंडीशन में लाया जा सकता है। बट केमीज ऑप्शन में क्या हुआ, केमीज ऑप्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है तो उसको तोड़ोगे तो चीजें बदल जाएंगी। सो इस वजह से जो केमीज ऑप्शन है वो इरिवर्सिबल होगा, और जो फिजिक्स ऑप्शन है वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, मोर इजिली लिक्विफेबल गैसेज आर एड्सॉर्ब्ड रेडिली। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स, तो ये समानता है इनके बीच में। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इजिली लिक्विफेबल गैसेज होंगी वो फिजिक्स ऑप्शन ज्यादा शो करेंगी, और यहां क्या होगा, ये भी नेचर पे ही डिपेंड कर रहा है, बट वो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट में रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है तो केमीज ऑप्शन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो फिजिक्स ऑप्शन क्या है, फिजिक्स ऑप्शन ऑब्वियसली कम इसका जो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा कम होता है, 20 से 40 के बीच होता है, और इसका 80 से 240 होता है। ये बात तो समझ आ रही होगी सबको। देखो फिजिक्स ऑप्शन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वंडरवॉल फोर्स, और वंडरवॉल फोर्स तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिसऑप्शन हो जाएगा, चला जाएगा गैस, दूर चला जाएगा। तो यानी कि फिजिक्स ऑप्शन फेवरेबल कब होगा, फिजिक्स ऑप्शन फेवरेबल तब होगा जब ये केस फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे कराया जाए। तो यानी कि फिजिक्स ऑप्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिजिक्स ऑप्शन का एक्सटेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जबकि आपका जो हाई ये केमीज ऑप्शन है, केमीज ऑप्शन हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है और इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट यहां एक बात और कि ये चीज देखो, जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है वो इस तरीके की होती है। सी बना लेने दो, क्योंकि वहां पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है एनसीईआरटी में। एक बात और बता दूं मैं, देखो जैसे टेम्परेचर एक्सिस ले लूं और ये ले लूं कि एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो क्या होता है, जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो एक्सटेंट ऑफ फिजिक्स ऑप्शन क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यहां पर क्या होता है, केमीज ऑप्शन में यहां टेम्परेचर ले लिया और यहां एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ले लूं मैं, तो ये क्या होता है, पहले टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, एक पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, फर्दर टेम्परेचर बढ़ाने पे ये भी डिक्रीज होता है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा होता है सर, तो ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनना था, केवल पास आना था उसको, और टेम्परेचर बढ़ाने पे वो पास आने वाला जो वंडरवॉल फोर्स है जिसकी वजह से वो पास आ रहा है वो कम होता जाता है, फिजिक्स ऑप्शन घटता जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। केमिज ऑप्शन में क्या हो रहा है, पहले बॉन्ड बनना है, और बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन जरूरी है, और एक्टिवेशन के लिए एक डेफिनिट टेम्परेचर जरूरी है। तो पहले जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो केमीज ऑप्शन का एक्सटेंट बढ़ता जा रहा है, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब फर्दर जो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वो बने हुए केमिकल बॉन्ड को भी तोड़ सकता है। तो फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, शुरुआत में टेम्परेचर में इंक्रीज विल इंक्रीज द केमीज ऑप्शन, बट आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द एक्सटेंट ऑफ केमीज ऑप्शन। तो ये चीज याद रखना जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी हुई थी। ओके, इसके लिए फिजिक्स ऑप्शन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन आपको केमीज ऑप्शन कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और ये भी ठीक है, कोई भी एड्सॉर्प्शन हो वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे वो बढ़ता रहेगा, और ये मल्टी लेयर और मोनो लेयर मैंने आपको बता ही दिया था। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन केमीज ऑप्शन एंड फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
गिव द रीजन वाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। ठीक है, तो यार देखो क्या होता है कि एडजॉर्प्शन, अभी अभी हमने बात किया, जो एडजॉर्प्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही होगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया हो। सरफेस एरिया बढ़ाते जाओ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। तो भाई अगर मैं किसी चीज को फाइनली डिवाइड करता जा रहा हूं, जैसे सपोज करो एक डस्टर है, डस्टर को मैं 4 भाग में काट दूं, सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? वॉल्यूम सेम रहा बट सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज वाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेज आर मोर इफेक्टिव एज एट एडजॉर्प्शन, बिकॉज फाइनली डिवाइडेड सरफेस में, फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस में क्या हो जाता है? सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया increases and increase in surface area will increase the extent of adsorption. So I hope everyone is clear about this point. Next क्या है कि what are the factors which influence the adsorption of a gas on solid? यानी कि solid surface पे किसी भी गैस का जो adsorption हो रहा है, सबको समझ आ रहा है? जो adsorption हो रहा है वो adsorption किस चीज पे डिपेंड करता है? तो देखो यार, एडजॉर्प्शन तो तब होगा ना जब ये चीज सरफेस के पास आएगी। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिन पे ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है, और वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नेचर ऑफ गैस, है ना? कैसे नेचर ऑफ गैस? अगर इजिली लिक्विफेबल गैसेस हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस इजिली लिक्विफेबल गैस है तो वो ज्यादा एडजॉर्ब होगी, और लेस इजिली, जो इजिली लिक्विफाई नहीं हो सकती गैस, वो क्या होगी? वो कम एडजॉर्ब होगी। क्लियर हो सब लोग? तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉलिड पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि लो टेम्परेचर पे है तो फिजिक्स ऑप्शन फेवरेबल होगा। जनरली यहां फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहा है। ओके, प्रेशर पे बात कर रहा है, प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। कैसे प्रेशर पे डिपेंड करेगा? एक गिवन टेम्परेचर पे अगर तुम प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो गैस क्या होगी? सरफेस पे ज्यादा एक्यूमुलेट होगी। तो प्रेशर आप वेरी करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। और यहां जब भी एडजॉर्प्शन नहीं बोल रहा हूं, एडजॉर्प्शन के साथ में केवीज ऑप्शन या फिजिक्स ऑप्शन नहीं बोल रहा हूं, खाली एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं अगर, तो आप फिजिक्स ऑप्शन मांग के चलोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्या फैक्टर हो सकता है? नेचर ऑफ गैस हो गया, नेचर ऑफ सॉलिड हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एक्टिवेशन ऑफ सरफेस, सरफेस कितना ज्यादा एक्टिव है कितना नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड का सरफेस एरिया कैसा है इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ज्यादा सरफेस एरिया है तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा, कम सरफेस एरिया है तो कम एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स पे क्या करता है अपना, कुछ फैक्टर्स मैंने ये लिख दिए, इन मेजरली इन फैक्टर्स पे किसी गैस का सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। अब देखो यहां बात मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कम नंबर का भी पूछा जा सकता है। अगर बोर्ड्स की बात करूं मैं, आपसे कम नंबर में भी पूछा जा सकता है, यही आपसे बड़े क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, जब कम नंबर का पूछा जाएगा तो तुम केवल ये पॉइंट लिख के आओगे कि ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इस पे डिपेंड करता है। बस ये लिख के चले आओगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। बट यही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछ लिया तो आप पहले ये लिखोगे कि इन पे डिपेंड करता है, फिर एक एक को डिस्क्राइब करते हुए चलोगे कि नेचर ऑफ द गैस, हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, है ना। मोर लिक्विफेबल गैस है तो उसका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, ये फॉर एग्जाम्पल ये इतना कुछ सब कुछ लिख के आओगे, तब 5 नंबर का क्वेश्चन। तो एग्जाम जब देने जा रहे हो तो ये भी ध्यान रखा करो कि क्वेश्चन का वेटेज कितना है, वेटेज के हिसाब से आंसर किया करो, तभी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में तुम जो है 5 नंबर का आंसर लिख के आओगे तो कहां से पूरा पेपर हो पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? ठीक है, डिस्क्राइब फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यार एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज तो आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म कोई वो ग्राफ होता है जिसको हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या किया हो, ड्रॉ किया हो। दैट ग्राफ इज नोन एज आइसोथर्म। अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर पे
एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, बिटवीन प्रेशर एंड एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अब ये फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखिए, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, दिस इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, है ना, यू कैन सी कि दिस इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में भी ये कौन सा है? फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है। तो ये क्या है? देखो, प्रेशर और x/m, x/m का मतलब क्या होता है? एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जब हमने किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जो ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है वो है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो अगर मैं केवल एक केस को लेके चलूं, इनको मिटा दूं कि चलो 195 केल्विन पे क्या था, तो आप देख रहे हो कि पहले जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया जाता है, लो प्रेशर रेंज में जब हो और प्रेशर बढ़ा रहे हो तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन तेजी से बढ़ता है, ठीक है। फिर जब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घटता जा रहा है और एक किसी प्रेशर पे आके ये क्या हो जा रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरुआत में जब तुम प्रेशर अप्लाई किए थे तो सरफेस एरिया पूरा का पूरा खाली था, और अब जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जा रहा है सरफेस एरिया कवर होता जा रहा है, ठीक है, गैस से, और अब हाई प्रेशर पे लेस सरफेस एरिया अवेलेबल है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मोर और लेस सारा का सारा सरफेस एरिया कवर हो जाएगा, तो जिस वजह से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन सैचुरेट हो जाता है। तो ये है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इसका अगर मैथमेटिकल पॉइंट देखो तो यहां देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैथमेटिकल पॉइंट ये कहता है कि जो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू p पावर 1/n, जहां पर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और इनको बराबर करते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है k, ठीक है। अब देखो, इसी को लॉगरिदम में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप अगर इन दोनों साइड का लॉग लोगे तो ऑब्वियसली log k प्लस log p पावर 1/n होगा, और 1/n बाहर आ जाएगा। तो ये एक, अगर लॉग के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरीके का आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। सो यही है आपका फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आपको इतनी चीजें लिख के चली आनी है। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में आपको क्या लिखना है कि इट स्टडीड, है ना, ये चीज कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर के साथ एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का वेरिएशन कैसे होता है, ठीक है। इसने मैथमेटिकल रिलेशन ये दिया, इस मैथमेटिकल रिलेशन में ये टर्म का ये मीनिंग है, जैसे x/m का मीनिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, p प्रेशर है, k कांस्टेंट है, और n भी क्या है? कांस्टेंट है, और n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 ही है ना, n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इतनी बातें तुम लिख दोगे, काम हो जाएगा। हाँ, और एक चीज देखो, यहां और एक चीज दिखाई दे रही है, एक चीज और जो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे 195 पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन देखो ज्यादा है, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता जा रहा है? कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर पे घटता जा रहा है, ठीक है। तो यहां से फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से ये चीज भी जस्टिफाई हो जाती है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट? हाउ इज इट अचीव्ड? ठीक है, तो देखिए, एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब होता है कि उसकी जो एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, ठीक है। एक्टिवेशन, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इट इज बेसिकली, क्लियर है सब लोग यहां तक? सबको समझ आ रहा है? बोलिए भाई, सबको क्लियर समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है। इट मीन्स increase activation of increase, it means increasing its adsorbing power, ठीक है। तो अब ये एक्टिवेशन ऑफ एडसॉर्बेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी एडसॉर्बेंट का जो एड्सॉर्प्शन पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो दैट इज एक्टिवेशन ऑफ द एडसॉर्बेंट हो गया। अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? तो आप खुद बताइए कैसे अचीव किया जा सकता है। आप एक्टिवेशन उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं। सो देयर आर वेरियस वेज, ठीक है। लाइक अगर हम क्या कर दें, प्रेशर बढ़ा दें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो चीजें बढ़ जाएंगी। टेम्परेचर कम कर दें तो उसकी एड्सॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगी। सो वी कैन अचीव दिस, है ना, वी कैन एक्टिवेट द एडसॉर्बेंट इन मल्टीपल वेज। ओके, सो ये था छठा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है कि व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है पहले तो ये देख लो, ये बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहां पर देखो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का ये एडजॉर्प्शन थ्योरी है, ये फिगर ध्यान से देखो, ठीक है, यही फिगर मैं भी बना के समझाऊंगा। तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि आपके पास एक कैटालिस्ट होता है ना, सॉलिड, है ना। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपका जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट ये दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो अब देखो अगर कैटालिस्ट आपका सॉलिड है तो ये ए और बी गैसेस क्या करती हैं, सरफेस पर आके, है ना, एडजॉर्प्शन होता है इन मॉलिक्यूल्स का, देखो यहां पे एडजॉर्प्शन हुआ, और एडजॉर्प्शन होने के बाद जब ये गैसेस का एडजॉर्प्शन हो गया, नाउ दे आर एक्टिवेटेड, नाउ दे आर एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होने के बाद अब ये क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, ये बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बन जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो बेसिकली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है ये समझ आ गया। तो व्हाट रोल डज एडजॉर्प्शन प्ले, एडजॉर्प्शन क्या रोल प्ले कर रहा है यहां पर। एडजॉर्प्शन सबसे पहली चीज कि क्या कर रहा है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिएक्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज, जब वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड एट द सरफेस, ओके। वंस दे आर एक्टिवेटेड उनके प्रीवियस बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और फिर नए बॉन्ड बनने में क्या हो रही है, आसानी हो रही है। तो रिएक्शन जो पहले थोड़ी लेट होती, देर में होती, उसको ये जल्दी करा दिया, ठीक है। सो व्हाट रोल प्लेज इन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, प्रोवाइडिंग सरफेस, प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवेटिंग द रिएक्टेंट्स, एक्टिवेटिंग द रिएक्टेंट्स, फास्टनिंग द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। सो ये कुछ काम है जो एडजॉर्प्शन करता है। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है वो आपको मैंने एनसीईआरटी में दिखा दिया कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में पहले सरफेस के पास मॉलिक्यूल्स का आके क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन से वो एक्टिवेट होते हैं, उनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिर वो डिसॉल्व होते हैं, डिसॉल्व होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा रीजन है, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, खैर इसको मैं समझा देता हूं, है ना, शुरुआत में ही दिया हुआ है, जब आप मैकेनिज्म में जाएंगे देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। और वाई इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बोल रहा है ना, एक्सोथर्मिक का मतलब निगेटिव होने का, ठीक है। तो ये देखो हम क्या जानते हैं, एडजॉर्प्शन इज स्पॉन्टेनियस, और कोई चीज स्पॉन्टेनियस होती है तो इसका मतलब उसका डेल्टा जी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके अलावा एडजॉर्प्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंट्रोपी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस भी निगेटिव हो गया। तो मेरे भाई ये बताओ डेल्टा जी निगेटिव होना है, ये फिक्स है, टी पॉजिटिव है, डेल्टा एस निगेटिव है, डेल्टा एस निगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये अगर पॉजिटिव हो जाएगा और ओवरऑल ये निगेटिव आना है तो किसको निगेटिव होना जरूरी है, डेल्टा एच को निगेटिव भी होना जरूरी है, और टी डेल्टा एच से मैग्नीट्यूड होना भी जरूरी है। सो दैट इज वाई डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, दैट इज वाई द प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। सो डिक्रीज इन, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव,
means the process is adsorption is always exothermic। ठीक है, समझ आ गया नहीं कि क्यों एडसॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, सो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। देखते हैं सी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और ये भी सॉलिड हो, बिल्कुल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम क्या हो जाए, गैस हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, ये भी लिक्विड हो, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड हो। पांचवा पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, ये सॉलिड हो। छठा पॉसिबिलिटी क्या है, डिस्पर्शन फेज जो है लिक्विड हो, ये क्या हो, गैस हो। सातवीं पॉसिबिलिटी क्या है, ये गैस हो, ये सॉलिड हो। ठीक है, आठवीं पॉसिबिलिटी क्या है, ये गैस हो, ये लिक्विड हो। और नौवीं पॉसिबिलिटी क्या है, ये भी गैस हो और ये भी गैस हो। बट ये जो नौवीं वाली पॉसिबिलिटी है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होती है, ये नहीं होती है, क्योंकि इनके मिलने से क्या होता है, इनके मिलने से होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, ये होमोजीनियस बनाते हैं। ठीक है, और हमको पता है कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर आर 8 क्लासेस, देयर आर 8 टाइप। ठीक है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ colloids on the basis of physical state of dispersion phase and dispersion medium। ठीक है, आप क्यों गैस नहीं लेते हो, तो उसका भी रीजन बता दिया मैंने कि गैस क्यों नहीं होता है कोई कोलॉइड, क्योंकि गैस और गैस मिलके क्या बना लेते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, और ये चीज आपको किताब में भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा। लेट मी शो यू, यहां पर देखो, ये देखो। ठीक है, ये 8 के 8 एग्जाम्पल के साथ आपको दिए हुए हैं, टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और इसमें कहीं गैस इन गैस नहीं है। ठीक है, यही 8 आपको दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि ये क्या था। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। ठीक है, तो क्या क्या इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा भैया, कि आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है, बढ़ता है। शुरुआत में लीनियरली बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम पे सैचुरेट हो जाता है। तो मींस हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पे ये चीज क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विल इंक्रीज। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीज। व्हाट अबाउट टेम्परेचर, क्योंकि एडसॉर्प्शन बोल रहा है तो हम फिजिसॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज क्यों होगा, ये सबको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि क्या होने लगता है, डिसॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, सो इस वजह से यहां पर नहीं होगा। और प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर कि प्रेशर का और टेम्परेचर का एडसॉर्प्शन ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने बताया भी था अभी कुछ देर पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हाँ, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। व्हाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स इजीली कोआगुलेटेड। ठीक है, तो ये मैं पहले समझा देता हूं, फिर आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूं कि क्या होता है। देखो, बेसिकली लायोफिलिक और लायोफोबिक का मतलब क्या होता है। सो जो आपके डीपी और डीएम है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया कोलॉइड्स का, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स।
अगर डीपी और डीएम पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन, दे आर लविंग ईच अदर, ठीक है, तो उसको हम लायोफिलिक कोलाइड बोलते हैं। कोई ऐसा कोलाइड बनाओ जिसमें डीपी और डीएम के बीच में लविंग इंटरेक्शन हो, ठीक है, अट्रैक्टिव इंटरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक बोलते हैं। और लायोफोबिक का मतलब क्या होता है, जब डीपी और डीएम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट ना कर रहे हो, रिपेलिंग नेचर हो उनके बीच में, डीपी और डीएम के बीच में क्या हो, रिपेलिंग नेचर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लायोफोबिक कोलाइड्स या लायोफोबिक सॉल्ट। तो लायोफिलिक क्या है, डीपी एंड डीएम के बीच में क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन काम कर रहा है, और यहां पर डीपी और डीएम के बीच में क्या काम कर रहा है, रिपल्शन काम कर रहा है। ओके, पहली चीज तो ये लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड का मतलब। अब देखो ये बनते कैसे हैं, ठीक है, एक एक चीज इनके बारे में अगर हम देखते हुए चलेंगे तो हमको क्लियर रहेंगी चीज। सी, ये बनते कैसे हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। एक सेकंड में लिखवाने की बजाय ना तुम लोग को समझा देता हूं, रुको, ये लिखा हुआ आपको यहां मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट वो समझाने के लिए नहीं दिया, समझने के पॉइंट से नहीं है उतना बढ़िया। सी कहाँ दिया हुआ है, ये देखो, लायोफिलिक और लायोफोबिक के बारे में ये आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। इसको मैं समझा दूं आप लोगों को तो ज्यादा बेटर रहेगा, लिखने वाले पे मत जाते हैं, ठीक है, पहले समझा देता हूं। देखो ध्यान से सुनना, लायोफिलिक और लायोफोबिक को अगर हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेसिस पे देखना हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो जो लायोफिलिक है ये भाई डायरेक्ट मिक्सिंग से बन सकता है। कैसे बन सकता है, डायरेक्ट मिक्सिंग से बन सकता है, और इनके लिए स्पेशल मेथड चाहिए होगा, जैसे कि पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन से लायोफोबिक बनते हैं, और डायरेक्ट मिक्सिंग से क्या बनाया जा सकता है, लायोफिलिक बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मिट्टी है, तुमको कीचड़ बनाना है ना, बनाना है, पानी डालो आराम से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको कोई चार्ज पेप्टाइजेशन के थ्रू बनाना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लेना पड़ेगा, फिर कॉमन आयन कंटेनिंग कोई इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा, तब जाके वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, उससे बनेगा तुम्हारा क्या, लायोफिलिक कोलाइड। ठीक, दूसरी चीज, ठीक है, वाटर लायोफिलिक, अच्छा इसमें डिफरेंस नहीं पूछ रहा है ना, अच्छा तो ठीक तो है, वाटर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, ये तो बता दिया ना कि जिसमें अट्रैक्शन होता है वो लायोफिलिक होगा, जिसमें रिपल्शन होता है वो क्या होगा, लायोफोबिक होगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको। व्हाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स इजीली गेट कोआगुलेटेड, तो इसका रीजन अब बता देता हूं मैं। तो देखो इनके स्टेबलाइजेशन के लिए ये जो होते हैं लायोफिलिक, ये स्टेबल होते हैं, ठीक है, और ये स्टेबल क्यों होते हैं, एक्सेसिव सॉल्वेशन की वजह से स्टेबल होते हैं, एक्सेसिव सॉल्वेशन की वजह से। जैसे कि अगर तुम लायोफिलिक बना रहे हो, तो लायोफिलिक में जो डीपी है, ये डीपी है, तो इसको डीएम ने क्या किया है, बहुत अच्छे से घेर लिया है, ठीक है, इसको डीएम ने बहुत अच्छे से घेर लिया है, अच्छा सॉल्वेशन हुआ है, तो दूसरा पार्टिकल इसको आगे छू ही नहीं पाएगा, डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लायोफिलिक है ये अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, एंड दे आर एग्जिस्टिंग ड्यू टू रिपल्शन, रिपल्शन caused by चार्ज। रिपल्शन हो रहा है, सिमिलर चार्ज है, जैसे कि अब अगर मैं लायोफोबिक कोलाइड की बात करूं तो इसमें जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सॉल है, सो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो एक दूसरे को रिपेल करके इस कोलाइड का एग्जिस्टेंस रख रहे हैं। दिस कोलाइड इज एग्जिस्टिंग, कौन सा, लायोफोबिक कोलाइड इज एग्जिस्टिंग ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड डीपी पार्टिकल्स। तो अब देखो इसमें अगर मैंने कहीं से भी कोई निगेटिव चार्ज डाल दिया तो निगेटिव चार्ज तुरंत क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, और आपका जो कोलाइड है वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। तो वाटर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट, ये तो क्लियर हो गया होगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, ये भी क्लियर हो गया होगा। व्हाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स इजीली कोआगुलेटेड, they get easily coagulated because they are existing because of the repulsive forces, है ना, repulsive electrostatic forces acting between the dispersed phase particles of the colloid, and once we are adding any opposite charge, the charge which is responsible for the existence of colloid will get neutralized, and that is why जो easily क्या हो गया, उनका coagulation हो गया। coagulation का मतलब क्या होता है
कि आपका जो कोलाइड है उसको नष्ट कर देना, डीपीडीएम को अलग कर देना, दैट इज कोagulation। सो इसका तो आंसर बहुत इजी था, मैं फालतू में उतना लंबा बता रहा था, चलो कोई नहीं। चलो 5.12 की तरफ चलते हैं। What is the difference between multimolecular and macromolecular colloids? Give one example of each. How are associated colloids different from these two type of colloids? तो इसका आंसर आपको यहां देखिए दिया हुआ है कि मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है। ठीक है, कि जब आप मल्टीमोलिकुलर कोलाइड क्या होता है, ये पहली बात तो साइज के बेसिस पे हो रहा है, टाइप ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे हो रहा है, डिस्पर्स फेज का पार्टिकल किस तरीके का, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। सो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड। जब आप डिसोल्यूशन करते हो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का, जैसे सल्फर सॉल, गोल्ड सॉल, ये सब बोलते हैं ना, ये सब मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है, एटम्स के कोलाइड है। ठीक है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है आपको, इनका कोलाइड रेंज तो यही रहेगा, है ना। Thus formed is known as multimolecular colloid। जैसे ब्रेडिगार्ड मेथड वगैरह से जो हम कोलाइड बनाते हैं वो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड होता है। अब दूसरी तरफ जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड होता है ना, उसमें जो डीपी पार्टिकल्स हैं, जैसे आप यहां देख सकते हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो, ठीक है, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो जब आपका डीपी जो है कोई मैक्रोमोलिक्यूल हो, पॉलीमर हो, बायोमोलिक्यूल हो, तो उस तरीके के कोलाइड को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ मल्टीमोलिकुलर कोलाइड और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में? जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हैं उसमें जो डीपी पार्टिकल्स हैं दे आर एटॉमिक। ठीक है, उनका साइज बहुत छोटा होगा, गोल्ड सॉल हो गया, सिल्वर सॉल हो गया, सल्फर सॉल हो गया, सोडियम सॉल हो गया, ये सब आपके मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स हैं। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या हुआ, जब आपका डीपी पार्टिकल क्या हो, कोई मैक्रोमोलिक्यूल हो, जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, है ना, स्टार्च वगैरह हो गया, तो ये आपका किस में आता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में आता है। अब एसोसिएट कोलाइड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एसोसिएट कोलाइड बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनमें माइसेल फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है माइसेल फॉर्मेशन? और माइसेल फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो सपोज करो ये कोई सॉल्वेंट है, सपोज करो लिक्विड है, और यहां आया ये एसोसिएट कोलाइड वाला डीपी, तो ये इनमें क्या होता है, दो तरीके के पार्ट होते हैं, पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होता है। तो जो नॉन पोलर टेल है वो क्या होगा, अगर ये पोलर सॉल्वेंट है तो इससे अवे होगा, देखो अवे है, और जो पोलर हेड है वो इसके सरफेस पे आएगा। तो जब धीरे धीरे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद यहाँ पे एजिटेशन क्रिएट होता है सरफेस पे, और उस एजिटेशन को कम करने के लिए ये जो पोलर हेड है, ये पोलर हेड इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, और नॉन पोलर अंदर की तरफ घुस जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइसेल, और जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे माइसेल फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीएमसी, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। ठीक है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ डीपी एट विच माइसेलाइजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज सीएमसी। ठीक है, तो सीएमसी नहीं पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो माइसेल ये डिफरेंट कैसे होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो कि शुरू में नहीं बन रहा है, बाद में बन रहा है, और इसके जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड में और मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड में जो डीपी हैं वो एक तरीके के हैं। यहां पर जो डीपी है वो डिफरेंस किस तरीके से है, उसमें दो पार्ट्स है, पोलर हेड भी है, नॉन पोलर टेल भी है, मतलब वो एक साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन दोनों लेके चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको किताब में मैंने दिखा दिया, पोजीशन कहाँ है, कैसे लिखना है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर एंजाइम्स, राइट इन ब्रीफ द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। तो एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली एक कैटालिस्ट ही होते हैं। ठीक है, तो जो बायोलॉजिकल, जैसे नॉर्मल रिएक्शन में आप कैटालिस्ट यूज करते हो रिएक्शन को, रेट को अल्टर करने के लिए, ठीक है, तो उसी तरीके से बायोलॉजिकल सिस्टम में भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। तो एंजाइम्स के लिए बेटर क्या रहेगा बोलना कि इट इज an organic compound in the living system which catalyze the biological
रिएक्शंस, है ना, या सिंपली इसको कह सकते हैं कि हम इसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट भी कहा जा सकता है एंजाइम को। ठीक है, एंजाइम क्या है? कैटालिस्ट है जो लिविंग सिस्टम में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो एंजाइम का जो ये मैकेनिज्म होता है ये बेसिकली की लॉक मैकेनिज्म शो करता है। क्या शो करता है? की लॉक मैकेनिज्म शो करता है। तो की लॉक मैकेनिज्म क्या होता है ये आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि जो आपका एंजाइम है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है, उनके सरफेस पे जो शेप होती है वो इस तरीके की होती है जैसे कि ताला चाबी हो। मतलब एक शेप दूसरे शेप का क्या होती है? कंप्लीमेंट्री होती है। ठीक, तो जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये जो सबस्ट्रेट है इसका क्या हो जाएगा? फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, और फ्रैगमेंटेशन होके हमको ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल था सबस्ट्रेट का वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में अगर हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमको सबस्ट्रेट को, बड़े सबस्ट्रेट को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, तो वो प्रोसेस स्लो होता, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटालिस्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये प्रोसेस क्या हो गया? फास्टन हो गया। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ओके, तो दो चीजें हो रही हैं, दो चीजें जो मैंने बताई। क्या? स्टेप 1 में बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स टू द सबस्ट्रेट फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, डिकम्पोजिशन ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये खास फीचर्स होते हैं किसके? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस के। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि एंजाइम क्या है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को या बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, कैटालाइज करता है, और इसका मैकेनिज्म क्या है? की लॉक मैकेनिज्म को फॉलो करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, कि क्या था? हाउ आर कोलाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स? ऑलरेडी डिस्कस 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, डीपीडीएम के बेसिस पे अभी बताए थे। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, गैस in solid, gas in liquid. These are the 8 types of colloidal systems on the basis of physical state. ठीक है, दूसरा क्या था? नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे ये 3 तरीके के होते हैं, और वो कौन कौन से थे? अभी हमने पढ़ा था क्या? मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना, जिसमें हम बोल रहे थे कि एटॉमिक एटम्स के, सल्फर का, गोल्ड का, ये सब होगा। और दूसरा क्या था? मैक्रोमोलिक्यूलर, जिसमें डीपी क्या होगा? कोई पॉलीमर होगा, बायोमोलिक्यूल होगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा मतलब कि। और तीसरा क्या था? एसोसिएट कोलाइड्स, लाइक माइसेल्स, है ना, माइसेलाइजेशन जो हो रहा है, माइसेल फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो किस तरीके का कोलाइड है? वो एक एसोसिएट कोलाइड है। और तीसरा क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये भी अभी हमने पढ़ा था कि ये 2 तरीके के होते हैं, और वो 2 तरीके के कौन कौन से हैं? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ठीक है, लायोफिलिक का मतलब क्या बताए थे? जब डीपी और डीएम में अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन हो, दैट इज लायोफिलिक, और जब डीपी और डीएम में क्या हो? रिपल्सिव इंट्रैक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लायोफोबिक कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज पूछा है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, है ना, पहला केस, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जब हम किसी बीम को, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो हमको क्या मिलता है? कोनिकल इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ लाइट दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा सीधा लिख सकते हो कि व्हेन दिस इज डन, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, एंड टिंडल इफेक्ट इज वाज व्हाट? When a beam of light is passed through colloidal solution, we observed an illuminated conical path in the colloidal solution, and this effect is known as Tyndall effect. Okay. दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरा केस कह रहा है an electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide salt. So जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट डाल रहे हो,
तो फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट क्या है, ये एक चार्ज्ड कोलाइड है। कैसा कोलाइड है, ये एक चार्ज्ड कोलाइड है। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज अ चार्ज्ड कोलाइड, ठीक है। और ये किस तरीके का कोलाइड होता है जो ऑक्साइड सॉल्ट होता है? ये पॉजिटिव सॉल्ट है। कैसा है? पॉजिटिव सॉल्ट है। सबको दिख रहा है? एक सेकेंड, दिस इज अ पॉजिटिव सॉल्ट। जो फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट होता है वो किस तरीके का सॉल्ट होता है? पॉजिटिव सॉल्ट होता है। अब पॉजिटिव सॉल्ट में जब तुम NaCl डालोगे तो NaCl भी इलेक्ट्रोलाइट है, और NaCl का जो Cl माइनस है वो इसको जाके क्या कर देगा? कोआगुलेट कर देगा, ठीक है। सो ऑब्जर्व क्या किया तुमने कि फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट का कोआगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड से सॉल्ट, फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट will get coagulated by Cl minus ions from NaCl। NaCl के जो Cl माइनस आयंस हैं वो उसको क्या कर देंगे? कोआगुलेट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन। सो कोलाइडल सोल्यूशन अगर चार्ज्ड है तब ये इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। वी विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑब्जर्व करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन तुम लोग का क्या हो जाएगा कि सर अच्छा इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली जो कोई चार्ज सब्सटेंसेस हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्जेस का जो मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड particles under the influence of external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस विल बी ऑब्जर्व्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर इमल्शंस, ठीक है। व्हाट आर इमल्शंस, व्हाट आर देयर टाइप्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो बहुत ही आसान सवाल है। सो इमल्शंस का सबसे पहला ये जवाब दे देते हैं कि व्हाट आर इमल्शंस। इमल्शंस आर colloids in which dp and dm both are in लिक्विड फेज, ठीक है। दोनों का जो फिजिकल स्टेट होता है किसमें? इमल्शंस में, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर देयर डिफरेंट टाइप्स। सो इनका जो टाइप होगा, इमल्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। और वो टू टाइप्स क्या होते हैं? ऑयल इन वाटर या फैट इन वाटर, और दूसरा क्या होता है? वाटर इन ऑयल, ठीक है। फैट इन ऑयल, अरे फैट इन वाटर या वाटर इन फैट, ये दो तरीके के आपके इमल्शंस होते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल है मिल्क, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल, ये एग्जाम्पल एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। और वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन का एग्जाम्पल है आपका क्या? दैट इज बटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, क्वेश्चन नंबर 5.16 का, ठीक है। ये भी आपको
एनसीईआरटी खोलोगे तो लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डू इमल्सिफायर्स स्टेबलाइज इमल्शन, नेम टू इमल्सिफायर्स। सो इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर नाम से यहां क्लियर हो गया। इमल्सिफायर का मतलब होता है अ सब्सटेंस which stabilize emulsion, ठीक है। जैसे कि जितने भी इमल्शन है, कोलाइड है, कोलाइड ऑब्वियसली कोलाइड की जो स्टेबिलिटी होती है वो तो इंटरमीडिएट होती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खराब हो सकता है, कोगुलेट हो सकता है। सो उसके कोगुलेशन को बचाने वाला या कोगुलेशन के टाइम को इलोंगेट करने वाला जो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इमल्सिफायर। अब कह रहा है कि हाउ डू इमल्सिफायर स्टेबलाइज। तो देखो ये क्या काम करता है, ये बेसिकली अगर हम सपोज करो ऑयल इन वाटर ले लें, ठीक है, ऑयल, ये ऑयल हो गया और इधर ये वाटर हो गया, तो इमल्सिफायर क्या करता है? इमल्सिफायर यहां सरफेस पर, ठीक है, सरफेस पर एक लेयर बना लेता है, ठीक है, दिस इज इमल्सिफायर। इमल्सिफायर बेसिकली क्या कर रहा है? जो डीपी है यानी कि जो ऑयल है, यहां पर ऑयल के सरफेस पे क्या कर ले रहा है? एक लेयर बना ले रहा है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर, due to the formation of this layer, ठीक है, interaction between oil and oil, जो दूसरे डीपी पार्टिकल्स हैं, is prevented leading to द स्टेबिलिटी, है ना। जब वो इंटरेक्ट नहीं करेगा तो जल्दी कोगुलेट नहीं होगा, और कोगुलेट नहीं होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जितना देर तक वो कोलाइड रह रहा है उतना ज्यादा स्टेबल है। अब इमल्सिफायर का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो बहुत सारे इमल्सिफायर के एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटीन हो गया, है ना, जिलेटिन हो गया, अगर हो गया, एटसेट्रा। कितना पूछा था? 2 ही पूछा था, हमने 3 बता दिया आपको, प्रोटीन, जिलेटिन एंड अगर। ये सब कुछ कॉमनली यूज्ड इमल्सिफायर्स हैं, ठीक है। सो आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इमल्सिफिकेशन एंड माइसेल फॉर्मेशन, कमेंट, ठीक है। तो देखिए एक्शन ऑफ सोप, ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात कर रहा है। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है? देखो एक बार इसको समझा देते हैं हम आप लोगों को। देखिए सपोज कीजिए ये आप वाटर लिए हुए हैं, दिस इज वाटर, और यहां पे कोई डर्ट है, ये ऑयल है, ये डर्ट है या ऑयल है। तो होता क्या है, आप जैसे ही एसोसिएट कोलाइड डालें, तो एसोसिएट कोलाइड में क्या है, इस तरीके की चीज होती कि नहीं यार, CO माइनस सोडियम सॉल्ट होगा या कोई भी इस तरीके की चीज होगी, जिसमें ये है नॉन पोलर हेड, नॉन पोलर टेल, और ये क्या है? ये पोलर हेड है। अभी हमने बताया था आपको कि ये पोलर हेड है, तो पोलर हेड क्या करेगा? पोलर हेड वाटर की तरफ जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐसे एक्युमुलेशन होगा सरफेस पर। अब जब ये CMC पर पहुंच जाएगा, एट CMC क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन पर क्या होगा? ये ऑयल किसको, ये देखो यहां पर ये जो ऑयल का पार्टिकल है, ये कैसा है? ये नॉन पोलर है। तो इस नॉन पोलर पार्ट की तरफ अट्रैक्शन किसका होगा? इनका होगा कि नहीं, जो नॉन पोलर टेल है। सो नॉन पोलर टेल इसकी तरफ क्या होने लगेगी? अट्रैक्ट होने लगेगी। और जब ये अट्रैक्ट होने लगेगी तो पोलर हेड इधर ऐसे रहेगा, और यहां अभी भी कुछ पार्टिकल्स होंगे, है ना, ये बन रहा होगा। और जब ये बन रहा होगा तो ये देखो यहां पर ये जो माइसेल बन रहे हैं, ये इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे?
और ये क्या कर रहे हैं, ये ऑयल के ऊपर एक सरफेस का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, देखो। और यही तो इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी होती है ना, कि इमल्सिफायर क्या करता है, ऑयल के ऊपर एक सरफेस का क्रिएशन कर लेता है। तो ये सरफेस को क्रिएट कर रहे हैं और इनका ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इसको ऊपर खींच रहा है। और जब ये इसको ऊपर खींचेगा तो अब आगे आने वाले सीन में क्या होगा कि ये जो ऑयल था इसका सरफेस और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा, और एक्सपोज हो जाएगा तो और भी जो ये एसोसिएट कोलाइड्स हैं ये इसके साथ आके जुड़ेंगे और अल्टीमेटली पूरा माइसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। माइसेल फॉर्मेशन हो गया तो अब ये निकाल के क्या कर देगा, आगे कर देगा। सो आप क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप देखिए, ये मैंने अभी तक आपको क्या बताया, दिस वाज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप को ये कह रहा है कि इज ड्यू टू इमल्सिफाइंग एंड माइसेल फॉर्मेशन। तो एक्शन ऑफ सोप पहले तो ये माइसेल फॉर्मेशन की वजह से साफ हो रहा है, और दूसरी तरफ ये कैसे इमल्सिफाइंग एक्शन है। तो इमल्सिफाइंग एक्शन इस तरीके से है कि आपका ये जो एसोसिएट कोलाइड है जिसके पास नॉन पोलर टेल और पोलर हेड है, वो ऑयल के ऊपर या डर्ट के ऊपर जाके क्या बना रहा है, एक सरफेस का फॉर्मेशन कर रहा है। यही इसका इमल्सिफाइंग एक्शन है, ठीक है। सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। सो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था, जब कोई एक रिएक्शन है और उसमें आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हो और कैटालिस्ट और जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आपको बड़े आराम से मैं यहां दिखा देता हूं, लेट मी शो यू, है ना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, वन सेकेंड। हाँ, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के आप एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, SO2 से SO3 बनाई जा रही है, गैस है, और ये प्लैटिनम यूज किया गया, सॉलिड है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, ये है, ठीक है, आयरन सॉलिड है, बाकी हैबर प्रोसेस, ठीक है। और ये देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का जो घी बनाया जाता है वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। सो ये चारों एग्जाम्पल आपको दिख गए होंगे, ठीक है। यहाँ निकल सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये भी सॉलिड है, ठीक है, तो हेट्रोजीनियस है ऑब्वियसली। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको दिख गए, ठीक है। तो गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, वो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटालिस्ट। सो एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन को कैटालाइज करने की पावर ज्यादा है या कम है, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कोई कैटालिस्ट कितना फास्ट करा पा रहा है या स्लो कर पा रहा है, मतलब जो कैटालिस्ट की पावर है कैटालाइज करने की वो कम है या ज्यादा है, वो हो गई एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर कैटालिस्ट अगर एक रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है वो हर एक रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम करे, किन्हीं और रिएक्शन के लिए वो कुछ और होगा, ठीक है। सो अब जैसे हाइबर प्रोसेस है, हाइबर प्रोसेस में आयरन किसका काम कर रहा है, आयरन काम कर रहा है कैटालिस्ट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयरन हमेशा कैटालिस्ट होगा, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तुम एज अ कैटालिस्ट आयरन को घुसेड़ दो वहां पर, नहीं। आयरन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट है, दूसरी रिएक्शन के लिए वो हो सकता है कैटालिस्ट ना हो। सो दिस इज द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, ठीक है, कि कैटालिस्ट आर रिएक्शन सेलेक्टिव, दे आर एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ओनली, ठीक है। और एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देयर पावर ऑफ, है ना, देयर एबिलिटी ऑफ कैटालाइजिंग अ रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कोई कैटालिस्ट कितना ज्यादा काम कर रहा है, जितना अच्छे से इफिशिएंटली काम कर रहा है, दैट इज द एक्टिविटी। और ये चीज आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखी हुई दिख जाएगी, मैं दिखा देता हूं वो भी आपको, लेट मी शो यू, है ना, कैटालिसिस, प्रोमोटर पॉइजन, है ना, इसका मैं दिखाता हूं आपको, रुकिए, एक्टिविटी का, हाँ देखिए, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ केमीज ऑप्शन टू द लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, जो बात मैंने बताई वही है ये, और सेलेक्टिविटी भी जो मैंने बात बताई वही लिखी हुई है यहाँ, ठीक है। सो ये होता है किसी कैटालिस्ट में एक्टिविटी या सेलेक्टिविटी का मतलब, ओके। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ कैटालिसिस बाय जियोलाइट्स, ठीक है। सो जियोलाइट्स क्या होते हैं, जियोलाइट्स आर बेसिकली शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। और ये कैसे काम करते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट कैसे काम करते हैं, इनमें क्या होता है, इनका जो सरफेस होता है ना,
उन सरफेस का जो पोर्स होता है, वो पोर का साइज कुछ एक सब्सटेंसेस के लिए क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है। तो वो पोर पे आके वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और रिएक्शन क्या हो जाती है, कैटालाइज हो जाती है। ठीक है, तो एक तो इसका फीचर ये है कि ये शेप पे डिपेंड करेगा। दूसरा चीज, जब भी आप रिएक्शन कराने जाते हो तो रिएक्शन कराने से पहले आप क्या करते हो, जो पोर्स है उनको खाली करना होता है, तो उसके लिए आप इनको क्या करते हो, हीट करते हो। ये सबको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? ये सब लोग क्लियर हैं यहां तक? यहां तक सब लोग क्लियर हैं? ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल आपको यहां मिल जाएगा, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट। देखिए, द कैटालिटिक रिएक्शन से जियोलाइट्स के बारे में पूछा है ना केवल। हाँ, तो जियोलाइट्स तो यहाँ shape selective catalyst by zeolites. Zeolites are good shape selective catalyst because of their honeycomb like structure. They are microporous aluminosilicate with three-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by aluminum atoms. ये ठीक है। Widely used as catalyst in petrochemical industry, cracking of hydrocarbons. तो ये आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, इट्स बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, सिंपल है, वही उसका साइज स्पेसिफिक होता है, उसकी वजह से वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, ये अभी पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए मिल जाएंगे। एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को, एक सेकेंड। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या था? इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी बताया था ना मैंने, कि जब कोई चार्ज्ड कोलॉइड या चार्ज्ड पार्टिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होने लगे, मूव करने लगे, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अंडर द influence of external इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा, कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है भाई? कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कोलाइड, of a colloidal system is known as coagulation. That is separation of dp from dm। dp और dm को, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आप अलग कर दीजिए किसी कोलॉइड के, उसी को क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं। और डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस इज अ प्योरिफिकेशन मेथड। इट इज अ प्योरिफिकेशन मेथड of colloid, purification method of colloid by passing dm through the colloid which is kept in an एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, डायलिसिस याद करो, यहां देखो लिखा भी हुआ है, एनसीईआरटी में डायलिसिस दिया भी हुआ है। एक्चुअली उसका मैं क्रक्स बता रहा हूं कि क्या होता है। देखो, डायलिसिस में क्या करते हो, देखो दिस इज डायलिसिस। डायलिसिस में क्या किया जाता है, आपने जो कोलॉइडल सोल्यूशन तैयार किया, ठीक है, उसको रख दिया गया एनिमल मेम्ब्रेन में या डायलिसिस मेम्ब्रेन में रख दिया गया, और इसमें से कंटिन्यूअसली क्या पास किया जा रहा है, डीएम कंटिन्यूअसली पास किया जा रहा है, कंटिन्यूअसली डीएम पास किया जा रहा है। तो डीएम पास होने से क्या होगा, इसमें जो इंप्योरिटीज होंगी, जो नॉन कोलाइडल इंप्योरिटीज होंगी, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे। इस एनिमल मेम्ब्रेन से जो छोटी इंप्योरिटीज होंगी वो पास हो जाएंगी, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन बाहर नहीं आएगा। सो अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम यहां पर क्या होगा, आपको प्योर कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा। हाँ, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस अगर कर देते हैं ना,
तो भी कोआगुलेशन हो जाता है कि भाई अब ये प्योर हो चुका, आप कंटिन्यूअसली तुम डीएम डालते जा रहे हो तो डीपी और डीएम अलग हो जाएंगे। तो प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस विल लीड टू क्या चीज, कोआगुलेशन, बट इन अ गिवन टाइम फ्रेम अगर कर रहे हो तो ये प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड होता है। ठीक, टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? सो टिंडल इफेक्ट अभी बताए थे कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ विजिबल लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, वी ऑब्जर्व्ड एन इल्यूमिनेटेड पाथ, है ना, थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज क्या चीज, दिस इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देख लेना कैसे लिखना है। चलो नेक्स्ट, गिव 4 यूजेस ऑफ इमल्शंस। ठीक है, इमल्शन के 4 यूज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला चीज तो इमल्शन तो सबको पता है ना क्या होता है। इमल्शन अभी हम तुमको बताए थे ना, इमल्शन शायद बताए थे कि नहीं बताए थे, हाँ इमल्शन अभी बताए थे कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन बेसिकली एक तरीके का कोलाइडल सोल्यूशन होता है। और कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन होता है, जिसमें लिक्विड और लिक्विड मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है, डिस्पर्शन मीडियम भी, क्या कौन सा सवाल है, हाँ इमल्शंस, डिस्पर्शन फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यूज एज पेंट्स, ठीक है, मेडिसिन्स में यूज होता है, पेंट्स होता है, मेडिसिन्स में यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोप और डिटर्जेंट में भी यूज होता है। और इसके अलावा फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज होता है, फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। जो फिल्म बनाई जाती है ना वो इमल्शंस के थ्रू ही बनाई जाती है, AGBR के। ओके, तो ये कुछ यूजेस हैं इमल्शंस के, ये आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे मिल भी जाएगा। हाँ, वाटर माइसेल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ माइसेलर सिस्टम। ठीक है, तो माइसेल्स क्या होते हैं, अभी आपको समझाया ही था मैंने कि एक ऐसा डीपी जिसमें क्या हो, हाइड्रोफोबिक टेल हो और हाइड्रोफिलिक क्या हो, हेड हो, या फिर पोलर हेड हो, नॉन पोलर टेल हो। तो जब इसको आप किसी पोलर सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में डालते हो तो जो हेड होता है वो सरफेस पे आता है, टेल सरफेस से दूर रहता है। और जब हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे वो क्या हो जाता है, एज एन एग्रीगेट अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, उसी को हम माइसल बोलते हैं। ठीक है, माइसलर सिस्टम का एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो, लाइक ये सोप का क्लींजिंग एक्शन, जो आप सोप बना रहे हो वो सोडियम स्टायरेट ही तो होते हैं, तो सोडियम स्टायरेट, ये सारी एग्जांपल्स आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। चलिए, एक्सप्लेन द टर्म विथ सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, एल्कोसॉल, एरोसॉल, हाइड्रोसॉल। सो एक्चुअली दिस इज द क्लासिफिकेशन, ये एक्चुअली एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, इट इज क्लासिफिकेशन on the basis of DM, डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे ये क्या है, एक क्लासिफिकेशन दिया गया है। एल्कोसॉल का मतलब हुआ when the DM is alcohol, when the DM is alcohol, इसको एल्कोसॉल बोला जाता है ना। जब आपका when the DM is डिस्पर्शन मीडियम इज एयर, तो उस तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, एरोसॉल बोला जाता है। और जब आपका क्या बोलते हैं इसको, डीएम वाटर होता है, व्हेन द डीएम इज वाटर इट इज नोन एज हाइड्रोसॉल, या फिर इसी को और क्या कहा जाता है, इसी को एक्वासॉल भी कहा जाता है। ठीक है, सो दिस आर द एक्सप्लेन द टर्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल भी दे देते हैं, जैसे तुम अगर हाइड्रोसॉल की बात करो तो हाइड्रोसॉल का स्टार्च सोल्यूशन हो जाएगा, स्टार्च सोल्यूशन हो गया, है ना। अगर तुम डीएम एयर की बात कर रहे हो तो फोम वगैरह भी हो गया। ठीक है, फोम हो गया, फॉग हो गया, फॉग सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा। और अगर डीएम अल्कोहल की बात करें तो सोल्यूशन ऑफ सेलुलोज इन C2H5OH, है ना। ये क्या हुआ, ये सारे एग्जांपल हो गए और मतलब भी क्लियर हो गया कि इन टर्म्स का
मतलब क्या था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कमेंट ऑन द स्टेटमेंट कोलॉइड इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। एग्जैक्टली, ठीक है। सिंस देखो ये कैसे हो सकता है, देखो इसमें क्या होता है कि whether a solution is colloid or true solution, it depends on the particle size। ये तो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है ना भाई, है ना, कि पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है, डीपी का पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से छोटा है तो तुम उसको क्या बोल देते हो, उसको तुम ट्रू सोल्यूशन बोल देते हो, है ना। और अगर उसी का पार्टिकल साइज क्या है, उसी का पार्टिकल साइज अगर क्या है, बड़ा है, तो तुम उसको क्या बोल देते हो, कोलाइड बोल देते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी क्या बोलते हैं, दो सब्सटेंसेस की, सपोज करो वाटर में तुमने नमक मिलाया तो तुमको ट्रू सोल्यूशन मिलता है, लेकिन अगर उसी क्या बोलते हैं नमक को, NaCl को तुम बेंजीन में डालो तो तुमको कोलाइड सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट कि स्टेट, कोलाइड सब्सटेंस नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। NaCl वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल NaCl इन वाटर, ये क्या है, ये ट्रू सोल्यूशन है। बट NaCl इन C6H6 बेंजीन, ये क्या है, कोलॉइड है। तो अगर हम ये बोले कि NaCl कोलॉइड है, नहीं तो ये नहीं करेक्ट है। NaCl का कोलॉइड बना सकते हो तुम, वो एक उसकी एक फिजिकल स्टेट है। ठीक है, जैसे वाटर को तुम बोलते हो वाटर आइस है ना, आइस होना, लिक्विड होना या गैस होना, वो इसकी एक फिजिकल स्टेट हो गई ना। आइस ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग सब्सटेंस है, या वाटर जो हम पी रहे हैं वो एक अलग सब्सटेंस है, दोनों सब्सटेंस सेम है, उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। उसी तरीके से कोलाइडल एक स्टेट होती है, ना कि उसका कोई सब्सटेंस होता है। ठीक है, जैसे किसी सब्सटेंस का तुम अलग अलग जगह पे लेके तुम उसको एक बार कोलाइड बना सकते हो, एक बार ट्रू सोल्यूशन बना सकते हो सकता है कभी वो सस्पेंशन भी बन जाए। सो ये मैंने समझा दिया आप लोगों को, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमने बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्या कर ली, कवर कर ली। अब अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, और कोशिश रहेगी कि टर्म 2 से पहले आपका सारा बैक एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर है ना, और चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ा दिया जाए। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ध्यान से देखते रहिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक मिस ना होने पाए। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से रखिए, है ना, और इस चैनल को देखते रहिए।